नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। तो साथियों, हमने पीछे की क्लासों में मौर्य वंश तक देख लिया था और इतिहास के इसी क्रम में आज हम देखेंगे पुष्यभूति वंश का। तो पुष्यभूति वंश के वास्तविक संस्थापक पुष्यभूति ही थे, जिन्होंने गुप्त शासकों के कमजोरी का फायदा उठाकर पंजाब हरियाणा क्षेत्र को विजित कर और थानेसर को अपनी राजधानी बनाई और अपना राज्य स्थापित किया। फिर इनके पुत्र प्रभाकर वर्धन सिंहासन पर बैठे, जो काफ़ी सुयोग्य और शक्तिशाली शासक बने। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार लगभग भारत के आधे क्षेत्र में फैलाया और जितने राज्यों को जीता उतनी उपाधियां धारण की। और इसके बाद प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र, एक राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन, और उनकी एक पुत्री राजश्री थी, जिनका विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ। वर्धन की मृत्यु के पश्चात राजवर्धन गद्दी पर बैठे और उसी समय उनको सूचना मिली कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त कन्नौज पे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो भी बढ़े और देवगुप्त को हराया, परंतु शशांक बंगाल का शासक इनके बहनोई, इनके बहन के पति को मार दिया और इन्हें भी मार दिया और इनकी बहन को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चला गया। इनकी मृत्यु के पश्चात राजवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे और शशांक से प्रतिशोध लेने के लिए आगे गए। वहाँ से उन्हें पता चला कि उनके बहन जो है वो विंध्याचल चली गई हैं कैद से निकलकर, जिसको उन्होंने वहाँ के आचार्य की मदद से ढूंढा और उन्हें कन्नौज ले गए और कन्नौज में राज्य स्थापित किया। तो कन्नौज में राजधानी बनाने से पहले इन्होंने वहाँ के मंत्रियों और राजश्री की सलाह ली, तो इन्होंने राजपाट संभालने का आमंत्रण किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। और हर्षवर्धन के समय ही शशांक को इन्होंने मार डाला और हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। हर्षवर्धन के राज दरबार में बाणभट्ट जैसे महाकवि बैठे थे, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की। और चीनी यात्री वेनसोंग 7वीं सदी में इन्हीं के समय भारत आया। उसने अपने एक लेख में कहा है कि हर्षवर्धन के समय में भारत में हर्षवर्धन की सेना में 60,000 हाथी और 1 लाख घोड़े की सेना है। इसने बताया कि हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 बौद्ध भिक्षुक रहते थे और 100 गांवों का जो है, इन्होंने 100 गांवों से
कर के रूप में वसूल कर नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने का जो है साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिलता है। लेकिन इत्सिंग के अनुसार उसने 100 जो है गांव, 200 गांव और 3000 बौद्ध भिक्षु नालंदा विश्वविद्यालय में रहते थे। वेनसांग से प्रभावित होकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया और वेनसांग के अनुसार ही भारत में अंतिम हिंदू शासक के रूप में हर्षवर्धन ने राज्य किया। इन्होंने अपने समय में राज्य को 4 भागों ग्राम, विषय, भुक्ति और राष्ट्र के रूप में बांटा। और इन्होंने, इनके समय में 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, जो है भाग, हिरण्य और बलि। भाग जो लगभग किसानों से लिया जाता था और भुक्ति, माफ करिएगा, भाग जो है किसानों से लिया जाता था और हिरण्य जो है वो व्यापारियों से, और बलि जो है मान्यता के अनुसार धार्मिक कर था। इनके समय में राजपाट काफ़ी अच्छे से चला और इन्होंने, हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की, जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाम से जाना जाता है। और ऐसा वेनसांग के एक लेख में ऐसा उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन कश्मीर से गौतम बुद्ध के दांत को लाकर और उसे संघाराम में स्थापित किया था। तो साथियों, हर्षवर्धन का काल एक शासक के रूप में काफ़ी ज़्यादा राज्य का विस्तार हुआ, सेनाएं रखी गई, सब कुछ उचित ढंग से किया गया। और ये सुनने में आसान लगता है कि कोई एक शासक आया और उसने राज्य की स्थापना की और उसे अपना राज्य बना लिया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई राजा शक्तिशाली होता है तो उसके पीछे उसके गुरुओं का हाथ होता है और उसकी खुद की भी बुद्धि विवेक, जिसके कारण वो एक महान शासक बन सकता है। और समय की भी ऐसी इच्छा होती है कि समय भी उनको बलवान बनाता है और महान से महान शासक इसी समय के साथ भारत में आए और अपना राज्यपाट किया और भारत को एक सबक दे गए। तो साथियों, आप भी अपनी महानता को ढूंढें, अपने अंदर के उस शासक को ढूंढें और उसे खोज कर निकालें कि आपका कैसे विकास हो सकता है। हमेशा अपने विकास के बारे में सोचें और जैसे आप अपनी प्रगति और अपने विकास और अपने खुद के बारे में सोचेंगे, यह मनुष्य शरीर जो है केवल एक बार मिलता है, तो इसके बारे में सोचें। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आप एक अच्छे और महान व्यक्ति जरूर बनेंगे।
हमारी परीक्षाएं इसलिए पूछी जाती है क्योंकि हम जानते कितना है अपने इतिहास के बारे में और उसे अप्लाई कैसे करेंगे अपने जीवन में। अच्छे इंसान बनिए, महान बनिए, अपनी नौकरी को पाइए। तो कल हम लोग इतिहास के आगे का क्रम देखेंगे जिसमें हर्ष का काल हमने देख लिया है और दक्षिण का भाग और दक्कन के क्षेत्र को कल देखा जाएगा। और दोस्तों मैं आपकी अपनी क्लास को शेयर करें, लाइक करें और हमें सुझाव दें कि इस क्लास को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।